क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हमारा मेन एम है क्रॉप यील्ड को बढ़ाना, दैट मीन्स फसल के पैदावार को बढ़ाना, ताकि बढ़ते हुए पॉपुलेशन को खाना मिल सके। अगर हमें क्रॉप यील्ड में इंप्रूवमेंट चाहिए तो हम किसी भी क्रॉप को सिलेक्ट नहीं कर सकते सीड के लिए। हम कुछ स्पेशल वैरायटी ऑफ क्रॉप को ही सिलेक्ट करेंगे सीड के लिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड। हम लोग ऐसा प्लांट चुनेंगे जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, मतलब प्लांट इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसको जल्दी कोई डिजीज ना पकड़े। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर। प्लांट ऐसा होना चाहिए जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को पॉजिटिवली ले, मतलब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डालने पे प्लांट डेवलपमेंट शो करे। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्टिलाइजर एंड मैन्योर डालने पे जो मेन प्लांट है, जो वांटेड प्लांट है, वो तो नहीं बढ़ता, लेकिन जो अनवांटेड प्लांट है, जो वीड्स है, वो बढ़ जाता है। इस तरह का वैरायटी क्रॉप यील्ड को तो इम्प्रूव नहीं करेगा। क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए सिलेक्टेड वैरायटी में ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो फर्टिलाइजर को अच्छे से रिस्पॉन्स करे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोडक्ट क्वालिटी। हमें ऐसा प्लांट सिलेक्ट करना है जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, मतलब अगर प्लांट सीरियल है तो उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, अगर पल्सेस में आता है तो उसमें ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राइस प्लांट का वैरायटी चूज कर रहे हैं तो हमें ऐसा वैरायटी चूज करना होगा जिसके सीड में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज हाई यील्ड। हमें ऐसा प्लांट चूज करना है जिसमें ज्यादा फल पकड़ता हो। ज्यादा फल पकड़ेगा तभी तो क्रॉप यील्ड बढ़ेगा ना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, प्रोडक्ट क्वालिटी, हाई यील्ड, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक एक ही प्लांट में नहीं मिलता है। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग प्लांट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है तो वो फर्टिलाइजर को पॉजिटिवली नहीं लेता। अगर किसी प्लांट का प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है तो उसमें हाई यील्ड नहीं होता। अब यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियर्स काम आता है। जेनेटिक इंजीनियर दो प्रोसेस की मदद से इन सभी क्वालिटीज को एक प्लांट में ले आता है, और वो दो प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन इंप्रूवमेंट। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो जेनेटिकली डिसिमिलर और डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस कराना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक पी प्लांट है जिसमें एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है हाई यील्ड, और दूसरा पी प्लांट है जिसमें एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है डिजीज रेजिस्टेंस, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को एक ही प्लांट में चाहिए। अब जेनेटिक इंजीनियर इसके फीमेल गैमेट को लेगा और इसके मेल गैमेट को लेगा और दोनों में क्रॉस करा देगा, तो बनेगा एक तीसरा प्लांट जिसका कैरेक्टरिस्टिक होगा हाई यील्ड प्लस डिजीज रेजिस्टेंस। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तीन तरह का होता है: इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एंड इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरवेराइटल में सेम स्पीसीज के डिफरेंट वैरायटी के प्लांट को क्रॉस कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वीट के ही दो वैरायटी को क्रॉस करा के तीसरा वीट बनाया जाता है। राइस के ही दो वैरायटी को क्रॉस करा के तीसरा राइस बनाया जाता है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल हुआ वीट एंड राइस। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में सेम जेनेरा के दो डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉस कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट, ये दोनों एक ही जेनेरा का है। जब इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो मिलता है ऑरेंज येलो। थर्ड इज इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही समझ में आता है कि डिफरेंट जेनेरा होगा प्लांट्स का और वो सेम फैमिली को बिलोंग करेगा।
फॉर एग्जाम्पल वीट अलग जेनरा का प्लांट है एंड राई अलग जेनरा का प्लांट है, बट सेम फैमिली को बिलोंग करता है। इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है ट्रिटिकल। ये स्पीसीज, जेनेरा, फैमिली हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ चुके हैं। और हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से हेल्प करता है हम लोगों को डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक को एक प्लांट में लाने में। हाइब्रिडाइजेशन हो गया पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है जीन इम्प्रूवमेंट। जीन इम्प्रूवमेंट की वजह से जो प्लांट बनता है उसको हम कहते हैं जेनेटिकली इम्प्रूव्ड प्लांट और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है, एज फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस, ड्वार्फनेस, कलर ऑफ द फ्लावर, डिजीज रेजिस्टेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक जीन पे डिपेंड करता है। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लिए अलग अलग जीन होता है। एज फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस के लिए अलग जीन होता है, ड्वार्फनेस के लिए अलग जीन होता है, पर्पल कलर के फ्लावर के लिए अलग जीन होता है, पिंक कलर के फ्लावर के लिए अलग जीन होता है। अगर हम इस जीन को चेंज कर दे, पर्पल कलर के लिए जो जीन है उसको हटा करके पिंक कलर के लिए जीन डाल दे, तो प्लांट में पिंक कलर का फ्लावर उगने लगेगा। जेनेटिक इंजीनियर्स डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाले जीन को प्लांट में डाल देता है, जिसकी वजह से प्लांट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इसीलिए ऐसे प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को शॉर्ट में जीएमओज भी कहते हैं। जीएमओज का एग्जाम्पल है सोयाबीन, कॉर्न, शुगर बीट, कॉटन एक्सेट्रा। जब हम वैरायटी इंप्रूवमेंट का बात करते हैं तो कुछ फैक्टर्स का भी ख्याल रखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हाई इल्ड। हाई इल्ड को अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। प्लांट में ज्यादा फल आना मतलब हाई इल्ड कैरेक्टरिस्टिक। हाई इल्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। सेकेंड इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी, मतलब प्लांट अगर सीरियल है तो उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्लांट अगर पल्सेस है तो उसमें ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए एक्सेट्रा। थर्ड फैक्टर इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। कुछ बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस होता है जो कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए खतरा होता है। बायोटिक स्ट्रेस का एग्जाम्पल है डिजीज, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एक्सेट्रा। एंड एबायोटिक स्ट्रेस का एग्जाम्पल है ड्रॉट मतलब सूखा, सैलिनिटी मतलब मिट्टी में सॉल्ट का ज्यादा होना, वाटर लॉगिंग मतलब मिट्टी में पानी का जमा होना, पानी फंसना, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट एक्सेट्रा, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इन चीजों को प्लांट रेजिस्ट कर पाएगा तभी तो सरवाइव करेगा। सो थर्ड फैक्टर इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। फिफ्थ फैक्टर इज चेंज इन मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए तो जनरली क्रॉप्स को मैच्योर होने में 5 से 6 महीना लगता है। अगर ये ड्यूरेशन कम कर दिया जाए तो क्रॉप 2-3 महीने में ही मैच्योर हो जाए तो उसमें इरिगेशन कम करना पड़ेगा, मैन्योरिंग कम करना पड़ेगा, उसके बाद पेस्ट कंट्रोल कम करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा। और 3 महीने के बाद उस फील्ड में हम दूसरा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, फिर 3 महीने बाद फिर दूसरा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मोर राउंड ऑफ क्रॉप ग्रो कर सकेंगे हम, मतलब साल में सिर्फ 2 बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार क्रॉप ग्रो कर सकेंगे। फिफ्थ फैक्टर इज वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब क्रॉप के वैरायटी में इस तरह का इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि क्रॉप हर जगह ग्रो कर सके और हर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर सके। नाउ लास्ट एंड सिक्स्थ फैक्टर इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। एग्रोनॉमी मीन्स कृषि संबंधी, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर,
मतलब अगर हम फॉडर ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स कैटल को खाने के लिए क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? टॉलनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। और अगर हम सीरियल ग्रो कर रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ड्वार्फनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।